यस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मुझे फटाफट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। हरी अप टेल मी, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? जल्दी से मुझे बताएंगे। हरी अप हरी अप हरी अप। ओके, ये JPM कौन है? मुझे कोई बताएगा? अंकिता, यस, गुड इवनिंग। तो ये JPM कौन है, प्लीज़ मुझे बताएंगे कि मुझे पता रहे कि ये कौन है। प्लीज़ हरी अप। बताइए मुझे। आई एम वेटिंग फॉर एवरी वन टू ज्वाइन। फटाफट एक बारी मुझे ज्वाइन करेंगे सब। यस, टेक्निकल ग्लिच है मैम ये। टेक टेक्निकल ग्लिच है। मैं समझ नहीं रही हूँ, टेक्निकल ग्लिच है मैम मतलब व्हाट टेक्निकल ग्लिच? हम्म। चलिए, तो आप सबसे पहले एक्सटॉर्शन पे आइए। कम टू एक्सटॉर्शन प्लीज। सबसे पहले आप जो है वो एक्सटॉर्शन पे आएंगे और बिल्कुल आराम से जो है वो एक्सटॉर्शन को आप रीड करेंगे। देखिए, whoever intentionally puts any person in fear of any injury, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, कोई भी इंटेंशनली किसी पर्सन को किसी फियर में डालता है कि वो उसको इंजरी कर देगा, और टू एनी अदर, किसी या किसी और को कर देगा, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू पुट इन फियर टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, या उसको फियर में डालता है कि तुमको जो है मतलब कि तुमको नुकसान पहुंचा दूंगा या किसी और को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो तुम जो है वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करो मुझे। समझ में आई बात? लेट मी ओपन इट इन माई फोन एज वेल। तुमको नुकसान पहुंचा दूंगा या फिर जो है जो तुमसे किसी और को तुम्हें डिलीवर करना है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई चीज़ जो कि साइंड है, सील्ड है, या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो हम उसे कहते हैं एक्सटॉर्शन। अब देखो, आप एक चीज़ को ध्यान रखो। मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ इससे पहले कि हम जो है इसकी इलस्ट्रेशन और इसके फर्दर सब क्लॉजेस करें। सबसे पहली बात तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक्सटॉर्शन में देयर इज नो इंस्टेंट फियर। एक्सटॉर्शन में कोई इंस्टेंट फियर होना जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? नो इंस्टेंट फियर इज नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, तुम 10 दिन में मेरे को पैसे दे दो वरना मैं 10 दिन बाद मार डालूंगा, या अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। कोई इंस्टेंट फियर नहीं है, ठीक है? मतलब हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है कि कोई इंस्टेंट फियर हो। तो अब आपको इसका मेन जरिया समझना है। यहां पर इसका मेन जरिया है इंटेंशनली पुट्स फियर ऑफ इंजरी एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस। ये दो जो है ये इसकी मेन जरिया है, दैट इंटेंशनली पुट्स फियर ऑफ इंजरी प्लस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस।
ठीक है, कोई अपने आप डर गया है, किसी ने किसी को इंड्यूस नहीं किया है, तो वो इसमें फॉल बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने आपको इंड्यूस ही नहीं किया, मैंने आपको फियर ऑफ इंजरी कॉज ही नहीं किया और आप अपने आप ही डर गए हो। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे डरते हैं ना कि मैम आपको देख के हमें डर लगता है, तो भैया उसमें मेरी क्या गलती है? आप अगर मुझे देख के डर जाते हो तो अब उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना कि आपको मुझसे डर लगता है। तो पर अगर मैं ऐसा कोई फियर ऑफ इंजरी आपके लिए इंड्यूस कर रही हूँ, कुछ कॉज कर रही हूँ, तब जो है कि आप मुझे अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो मुझे दो, कोई प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर करो, तब एक्सटॉर्शन होगा। आप एक बात को समझ लीजिए, आप अपनी नोटबुक में एक बात जो है वो लिख लीजिए, और वो अपनी नोटबुक में आप ये बात जरूर लिखिएगा, इट इज रिक्वायर्ड दैट यू इंटेंशनली कॉज्ड फियर टू दैट पर्सन। प्लीज अपनी कॉपी में ये बात लिख लीजिए, दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट यू इंटेंशनली कॉज्ड फियर टू दैट पर्सन। आपने इंटेंशनली फियर कॉज किया होना चाहिए। चाहे आपने चाइल्ड को ही फियर कॉज क्यों नहीं किया हो, एक्सटॉर्शन है। चाहे आपने चाइल्ड को ही फियर कॉज क्यों नहीं किया हो, एक्सटॉर्शन है। तो फियर ऑफ इंजरी शुड बी कॉज्ड इंटेंशनली। ओके, आपको ये तो पता चल गया कि एक्टस रियस ये दो, मेंस रिया ये दोनों चीजें हैं। क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि एक्सटॉर्शन का एक्टस रियस क्या है? क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि एक्सटॉर्शन का एक्टस रियस क्या है? प्लीज टेल मी, व्हाट इज दिस एक्टस रियस ऑफ एक्सटॉर्शन? प्लीज मुझे बताइए, व्हाट इज द एक्टस रियस ऑफ एक्सटॉर्शन? हरी अप, टेल मी। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द एक्टस रियस ऑफ एक्सटॉर्शन? कहाँ है आज सब लोग? क्लास क्लास लेने नहीं आए हैं कोई भी? Yes, Ayushi, somewhere it is correct. Not put fear, but the actus reus is to deliver any property. Actus reus is to deliver any property. और मैं आपको, अभिषेक मैं पूछ रही हूँ एक्टस रियस बेटा, मैं पूछ रही हूँ एक्टस रियस, मैं नहीं पूछ रही हूँ मेंस रिया, मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज एक्टस रियस। सो दैट इज टू डिलीवर दी प्रॉपर्टी। डिलीवर प्रॉपर्टी करना इज एक्टस रियस। मेंस रिया इज डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस समवन। समझ में आई बात? आगे आओ। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक्सटॉर्शन में और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट, कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या है। तो आप याद कर लो, एक्सटॉर्शन में विक्टिम प्रॉपर्टी को खुद देता है। इन एक्सटॉर्शन विक्टिम गिव्स द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको फियर ऑफ इंजरी है, विक्टिम खुद देता है प्रॉपर्टी को। एक्सटॉर्शन में विक्टिम हमेशा प्रॉपर्टी को खुद देता है, थेफ्ट में अक्यूज प्रॉपर्टी को लेता है। ठीक है, आप डिफरेंस को समझना, उधर भी वो ले रहा है प्रॉपर्टी को, पर यहां पर विक्टिम खुद देता है, वहां पर कोई देता नहीं है, वो अपने आप मूव करता है। तो यहां पर थेफ्ट में होगा अक्यूज्ड टेक्स या मूव्स। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इतनी बात क्लियर हुई यहां तक।
देखो, आप अपनी नोटबुक्स में एक एग्जाम्पल लिखना जो बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिससे आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। देखो, एक लेडी जो है ना वो शादी में गई, और ना वो जब शादी में गई तो वो शादी से वापस आ रही थी और उसने ना बड़ा ही सुंदर नेकलेस डाला हुआ था। ठीक है। तो जब वो लेडी शादी में गई तो जब वो शादी से आई तो उसने एक बेहद खूबसूरत नेकलेस डाला हुआ था। अब क्या हुआ, रास्ते में ना उसको दो आदमी मिले, उन्होंने उसको जो है वो चाकू दिखाया और कहा कि आप ना इसको दो, मुझे उतार कर दो। उसने कहा, चोर ने कहा, क्योंकि अब आपको लगेगा कि चोर है तो मैम थीफ होगा, पहले पूरी कहानी सुनिए। तो वो दो पर्सन्स ने उसको कहा, लेडी को, कि देखो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तो तुम जो है ना मेरे को ये निकाल कर दो। तो द टाइम फीमेल इज गिविंग इट टू हिम, जब वो खुद निकाल के दे रही है तो ये एक्सटॉर्शन है, फियर ऑफ इंजरी है, वो खुद निकाल के दे रही है, क्योंकि एक्सटॉर्शन में विक्टिम खुद देता है, फियर ऑफ इंजरी होता है ना। ठीक है। पर अब क्या हुआ कि पुलिस का सायरन बजने लगा, पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही होगी, और अब जो है ना वो अक्यूज को लगा कि यार ये तो बड़ी धीरे धीरे उतार के दे रही है, अब वो खुद जो है वो उसको उतार रहा है। ठीक है। तो ये स्नैचिंग में या फिर थेफ्ट में फॉल कर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस कि स्नैचिंग हुआ है या उसने जिस तरह से भी उसको मूव किया है। तो इन दैट केस इट विल फॉल अंडर दैट, कि उस सायरन बजा, उसको लगा ये तो निकाल के धीरे धीरे देगी, मैं ही निकाल लेता हूँ। तो जब तक फीमेल खुद निकाल कर दे रही है एक्सटॉर्शन, जब एक्यूज खुद निकाल रहा है देन थेफ्ट। क्लियर एवरीवन? चलिए, अब जो है इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं। लेट अस रीड द इलस्ट्रेशंस। आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस जो हैं ये क्लियर हो गए हैं। अब देखो आप वो क्या कह रहा है। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड। ए जो है वो थ्रेटन करता है जेड को कि वो उसके खिलाफ जो है कुछ डिफेमेटरी मटेरियल पब्लिश कर देगा अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। पर कब नहीं करेगा, अगर जेड उसको पैसे दे देगा तो। ही डज इंड्यूसेस जेड टू गिव मनी। अब वो जेड को इंड्यूस कर रहा है कि तू या तो मेरे को पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ पेपर में कुछ पब्लिश कर दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले रहा है, कुछ भी चीज ले रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया एक्सटॉर्शन। So here it is extortion. Coming to the next point. A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement. ए थ्रेटन करता है जेड को कि वो उसके चाइल्ड को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा। कब तक, अगर जेड जो है वो साइन और डिलीवर ना कर दे प्रोमिसरी नोट। ठीक है। और टू पे सर्टेन मुनीस टू ए। तो अब जेड अगर साइन और वो कर देता है तो उसने एक्सटॉर्शन किया है। एक चीज याद रखना, एक्सटॉर्शन आपके लिए भी हो सकता है या किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है, टू योर सेल्फ एंड टू एनी अदर पर्सन। तो ये आप याद रखिएगा। आगे आओ। ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लबमैन टू प्लॉग अप जेड फील्ड। ए जो है थ्रेटन करता है कि मैं कुछ लोगों को बोल दूंगा आपकी फील्ड पे आने के लिए, प्लग करने के लिए, अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू बी अ बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी। कहते हैं कि आप एक बॉन्ड साइन करो जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस जो है वो बी को दोगे। अब जो है वो अगर जेड को इंड्यूस कर रहा है, जेड ये काम करता है नहीं करता है, बट वो आपको ऐसा कर रहा है और आप ऐसा उसको जो है साइन करके दे रहे हो, तो सामने वाले ने एक्सटॉर्शन कर दिया है। आगे आओ। ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ए जो है वो जेड को एक फियर देता है कि वो उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को कि साइन करे या इफिक्स करे सील टू अ ब्लैंक पेपर, और उसमें वो खुद भर लेगा। अगर वो ऐसा काम कर देता है जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है, तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो गया है। यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो गया है। आगे आओ। देखिए, ए जो है वो थ्रेटन करता है जेड को एक मैसेज भेज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कि तुम्हारा बच्चा जो है वो मेरे पोजेशन में है और मैं उसकी डेथ कॉज कर दूंगा अगर तुम मुझे 1 लाख रुपीस नहीं दोगे। तो अब अगर वो ऐसा करता है, दे देता है, तो एक्सटॉर्शन हो गया। तो आपने देखा कुछ केसेस में इंस्टेंट भी हो सकता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्सटॉर्शन में कोई इंस्टेंट फियर हो। समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? तो बस आपको यही चीजें जो है वो याद रखनी है और आपको ये नहीं भूलना है। अब आप इसके फर्दर जो है वो सब क्लॉजेस पे आ जाओ। आप इसके फर्दर सब क्लॉजेस पे आ जाओ। देखो, आपको ये बताता है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। नाउ दिस इज सेइंग पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। तो आपको पनिशमेंट मिलेगी इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और बोथ।
तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है 7 years, फाइन और बोथ। ठीक है, प्लीज अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूजुअली बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या डिफरेंस है, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज अंडरस्टैंड, whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempt to put any person in fear or any injury shall be punished with this। देखो वो क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन करते वक्त किसी ने आपको फियर में डाल दिया, हुआ नहीं, करते हुए। ठीक है, यहां पर है हुएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन। फिफ्थ और सिक्स्थ में एक्सटॉर्शन हो चुका है और थर्ड और फोर्थ में पुटिंग है। थर्ड और फोर्थ में पुटिंग है इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग, अभी एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है। ठीक है, अब वो आपको डाल रहा है। तो जब भी कभी कोई आपको किसी उसमें डालता है कि वो आपको क्या कर देगा, कोई भी फियर में डालता है कि वो आपको इंजरी कॉज कर देगा। ठीक है, ऊपर वाला तो सिंपल है, जब एक्सटॉर्शन हो रहा है तो यहाँ पर सजा हो जाएगी 2 साल और विद बोथ। यहाँ पे कह रहा है कि वो आपको फियर में डाल रहा है, अभी करते करते डाल रहा है, पुट कर रहा है, पूरा नहीं हुआ है तो 7 years। यहाँ पर वो कह रहा है जो एक्सटॉर्शन कर रहा है और आपको फियर दे रहा है डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, तो वो जो है 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। आगे आ जाओ। whoever in order to committing of extortion puts, अब यहाँ पर भी puts है, क्या करता है कि कोई ऐसी उसमें डालता है फियर में कि जिससे जो कि डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, तो सजा हो जाएगी 10 years और दिस। और यहाँ पर जो है दोबारा से इट इज पुटिंग दैट पर्सन इन दैट कि वो जो है कोई ऐसे कि वो आपको एक्यूज करवा देगा, कि आप पर एक्यूजेशन लगवा देगा। किसका एक्यूजेशन, किसी भी ऐसी चीज का जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो सजा हो जाएगी 10 साल। ठीक है, तो सजा हो जाएगी 10 साल, और अगर आपको इंड्यूस करता है कि आप ऐसा ऑफेंस करो तो ये हो जाएगी सजा। तो प्लीज मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, क्योंकि आपको पुटिंग और कमिटिंग दो चीजों में ध्यान रखना है। आपको पुटिंग और कमिटिंग दो चीजों में ध्यान रखना है। मुझे बताओ ये बात आपको क्लियर हुई? फिर हम आएंगे रॉबरी पे। प्लीज मुझे बताओ ये बात आपको क्लियर हुई? जल्दी से मुझे बताएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हम्म, कोई सवाल है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए, अब आप आगे आइए रॉबरी पे। देखो, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, इस बात को तो आप ध्यान में रखिएगा और इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप इस चार्ट को ऐसे बनाने लगिए, और इस चार्ट को आप कभी भूलेंगे भी नहीं। वो आपको क्या कहता है, 309 बात करता है रॉबरी की। ठीक है, आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे प्लीज। व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। एंड व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी।
तो ये दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि कब थेफ्ट रॉबरी बन सकता है, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन सकता है। आपको ये बात याद रखनी है। पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। किसी ना रॉबरी में या तो जो है वो थेफ्ट होगा या फिर क्या होगा, एक्सटॉर्शन होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आप आ जाओ यहाँ पे, देखो वो क्या कह रहे हैं। थेफ्ट रॉबरी कब होगा, जब आप थेफ्ट करते हो इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग ऑफ दी थेफ्ट, जब आप थेफ्ट कर रहे हो या और इन कमिटिंग दी थेफ्ट। देखो, आप थेफ्ट करने वाले हो, आप थेफ्ट कर रहे हो, या आपने थेफ्ट कर लिया है, आप कुछ लेकर जा रहे हो, या आप अटेम्प्ट कर रहे हो लेके जाने के लिए, जो कि आपने थेफ्ट से ऑब्टेन किया है। तब ऑफेंडर ने क्या किया है, वॉलंटरली कॉज किया है या अटेम्प्ट किया है किसी पर्सन को डेथ करने का, हर्ट करने का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने का, या कोई फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ध्यान से समझ लीजिए कि थेफ्ट रॉबरी कब होगा। इन ऑर्डर टू कमिट दी थेफ्ट, थेफ्ट करने वाले हैं, वाइल कमिटिंग दी थेफ्ट, और यू हैव कमिटेड दी थेफ्ट, यू आर टेकिंग अवे दी प्रॉपर्टी, यू आर अटेम्प्टिंग टू टेकिंग अवे दी प्रॉपर्टी। आपने सामने वाले ऑफेंडर ने पर्सन को डेथ कॉज कर दिया है, हर्ट कॉज कर दिया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर दिया है, या आपने फियर किया है इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। ठीक है, समझ में आई बात। वॉलंटरली आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो। और एक चीज समझना, ऑब्जेक्ट मूव करने से पहले का स्टेज होता है इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग दी थेफ्ट। इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग दी थेफ्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले वाला स्टेज। लिख लो यहां पर। तो इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग दी थेफ्ट का मतलब है जब आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को मूव कर देते हैं दैट इज कमिटिंग दी थेफ्ट, और जब आप प्रॉपर्टी को लेकर जा रहे हैं दैट इज कैरिंग अवे, दैट इज कैरिंग अवे। और प्रॉपर्टी आपने ले ली थी, अटेम्प्ट कर रहे थे लेके जाने का, पर आप किसी कारण से उसको लेके नहीं जा पाए, तो दिस इज अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे। अटेम्प्ट करना कि आप लेके जाने वाले थे पर आप लेके नहीं जा पाए, और जहां आप प्रॉपर्टी को ले गए तो दैट इज कैरिंग अवे, तो आप लेके चले गए। अब आपने वॉलंटरली मतलब इंटेंशनली, नोइंगली, रीजन टू बिलीव आपने डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेंट कॉज कर दिया है, या सामने वाले को फियर दिया है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, तो हम मान लेंगे कि आपने, आपका जो थेफ्ट है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आई बात। अब देखो एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाएगा, जब ऑफेंडर एक्सटॉर्शन करते समय किसी पर्सन को फियर में डालता है या एक्सटॉर्शन करता है, तो उस पर्सन को फियर में डालता है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन। तो आप देख रहे हो ये टू और अदर पर्सन थेफ्ट में मिसिंग है। बाय सो पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर एंड दैट टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड, और कहता है कि डिलीवर कर दो। ऊपर वाले में कोई डिलीवर करने को नहीं कह रहा आपको, नीचे वाले में एक्सटॉर्शन में आपको डिलीवर करने कह रहा है, ऊपर आप खुद लेके जा रहे हो। समझ में आई बात। वहां पर आप वॉलंटरली कर रहे हो, यहां पर आप जो है, जो पर्सन प्रेजेंट है आप उसको फियर में डाल रहे हो। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखो, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो हम कह देंगे ऑफेंडर को हम प्रेजेंट कब मानेंगे, जब वो सफिशिएंटली इतना पास है कि वो एक पर्सन को इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझ लो। हम आपको सिंपल सी बात कह रहे हैं, आप थेफ्ट और रॉबरी में सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे कि उधर विक्टिम खुद जो है एक्सटॉर्शन में देता है, थेफ्ट में वो खुद लेता है। बस इधर से आप आइडिया लगाओगे कि जो है, इधर से आप आइडिया लगाओगे कि हमने जो है कैसे थेफ्ट और रॉबरी में डिस्टिंग्विश किया है।
क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, इससे पहले कि मैं इलस्ट्रेशन पे आऊं, आप मेरी कुछ बातें समझिएगा। करने तो गया था वो थेफ्ट, उसने पिस्टल दिखाया, समझना मेरी बात को। करने तो गया था वो थेफ्ट, उसने पिस्टल दिखाया, ठीक है। अब जो है ना वो चॉकलेट लेने के लिए गया था। अब वहां पे गार्ड खड़ा था, गार्ड ने उसको रोक लिया। गार्ड के पास बड़े सारे वेपन्स थे, गार्ड है भाई, रोक सकता है वो। गार्ड के पास बड़े सारे वेपन्स थे। तो अब उसने क्या करा, उसने चॉकलेट को वहीं छोड़ दिया एंड ही रैन अवे। उसने चॉकलेट को जो है वो वहीं छोड़ दिया एंड ही रैन अवे। तो अब जो है यहाँ पर ही इज डूइंग अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे। चोरी कर लिया था, अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ही मूव्ड दी प्रॉपर्टी, तो जो है वो यहाँ पर थेफ्ट के लिए लाइबल होगा। अभिषेक वो तो थेफ्ट में भी हो सकता है, वो तो थेफ्ट में भी हो सकता है। आप मुझे बताओ क्यों थेफ्ट में क्यों नहीं होगा? अभिषेक समझे वो, अब तो वो वहां पे भी हो सकता है। आओ अब ना आप जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसकी इलस्ट्रेशन में से देखो। आप मेरी बात को समझो। इंस्टेंट जो है वो फियर है, प्लीज समझना। देयर इज फियर, ठीक है, और वहां पर कॉज है। प्लीज समझो एक चीज को, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। देखो, आप इस बात को समझ पा रहे हो? थेफ्ट इज रॉबरी इन ऑर्डर ऑफ द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, इन कमिटिंग द थेफ्ट, इन कैरिंग अवे, अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे दिस द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलंटरली कॉजेज, और बिल्कुल डिसऑनेस्टली, मैं उस बात को मना नहीं कर रही, अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब देखो, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगा? एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, put in fear the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint to that person or to some any other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear that he will deliver the property. आप प्लीज मेरी बात को समझो, आप यहाँ पर इंस्टेंट और नॉन इंस्टेंट को मत समझो। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि थेफ्ट में आपको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा ये पता लगाना है कि कब प्रॉपर्टी कैसे डिलीवर हुई है या ली गई है। अभिषेक प्लीज मेरी बात को समझो, अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ। आप कह रहे हो फियर नहीं है, फियर है तो सही। जब थेफ्ट रॉबरी बनता है, थेफ्ट की बात नहीं कर रही हूं खाली, जब कब थेफ्ट रॉबरी बनता है, बताओ अभिषेक। आप प्लीज डिफरेंस को समझो। जब थेफ्ट कंप्लीट होगा तो रॉबरी बनेगा, जब एक्सटॉर्शन कंप्लीट होगा तो रॉबरी बनेगा। प्लीज मुझे बताओ। आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बस ये छोटी सी बात समझनी है, और कुछ बात नहीं समझनी। प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ। अभिषेक बात समझ में आ रही है आपको? देखो, आप मेरी बात को समझना। आपको तीन चीजें समझनी है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, ठीक है। आप इस बात को समझो कि थेफ्ट तो एक सिंपल सी बात करता है कि चोरी करी है, ठीक है, और आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, प्रॉपर्टी को मूव कर दिया है, वहां पर वो उठा के लेके जा रहा है। एक्सटॉर्शन बात करता है कि कोई आपको इंड्यूस कर रहा है कि वो आपको फियर कॉज कर देगा, इंजरी का या किसी भी चीज का, और आप प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहे हो, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। प्लीज मेरी बात को समझो, ठीक है। एक्सटॉर्शन जो रॉबरी जो है वो एक ऐसी चीज है कि थेफ्ट रॉबरी भी हो सकता है,
एक्सटॉर्शन भी रॉबरी हो सकता है। थेफ्ट कंप्लीट होगा तो रॉबरी बनेगा, एक्सटॉर्शन कंप्लीट होगा तो रॉबरी बनेगा। आप एग्जाम्पल्स को देखो, मेरे को आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आप चीजें समझ भी पाए हो कि नहीं। देखो, ए होल्ड्स जेड डाउन, ए जो है वो जेड को नीचे करता है, फ्रॉडुलेंटली जेड के पैसे और जूल्स ले लेता है, वो उसको नीचे धक्का देता है, उसको पकड़ता होगा, उसके पैसे और ज्वेलरी जो है वो उतार लेता है जेड के क्लोथ से बिना उसकी कंसेंट के। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर डिलीवरी हुई है नहीं, यहाँ पर उसने उतारा है, तो यहाँ पर थेफ्ट हुआ है। अब जब उसने वॉलंटरली किया है, उसको रिस्ट्रेंट कर दिया है ना बेटा, उसको थेफ्ट हो गया था, बट अब उसने उसको पकड़ के रखा, जकड़ के रखा, तो वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर दिया। दी टाइम थेफ्ट के बाद आपने कुछ ऐसा किया कि उसको जो है डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट कॉज किया या ऐसा फियर कॉज किया, तो थेफ्ट रॉबरी बन जाएगा। तो यहां पर अब वो क्या बन गया, यहां पर अब वो रॉबरी बन गया। कब, थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन गया। अब देखो, अब देखो, ए मीट्स जेड ऑन अ हाई रोड, ए जो है वो जेड से एक हाई रोड पे, हाईवे पे मिलता है, उसको पिस्टल दिखाता है, कहता है अपना पर्स दो। जेड जो है वो अपना उस कॉन्सिक्वेंस में सरेंडर कर देता है अपना पर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उसने डिलीवर किया है, यहाँ पर उसने डिलीवर किया है। तो अब यहाँ पर उसने इंस्टेंट हर्ट दिया, उसने डिलीवर किया, तो एक्सटॉर्शन जो है वो हो गया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो रॉबरी हो गया, द टाइम एक्सटॉर्शन इज कंप्लीटेड। और अब आपने उसको इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट फियर दिखा दिया है, तो अब इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट फियर दिखा दिया है, तो अब यहां पर क्या हो गया है, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन गया है। समझे? अब देखो, ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन दी हाई रोड, हाई रोड पे मिलता है जेड और जेड के बच्चे से। ए टेक्स दी चाइल्ड, चाइल्ड को ले जाता है, थ्रेटन करता है कि क्या कहते हैं, अगर वो अपना पर्स नहीं देगा, ठीक है ना, तो वो कुछ गलत कर देगा। ए हैज एक्सटॉर्टेड दी पर्स फ्रॉम जेड बाय कॉजिंग जेड टू बी इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट टू दी चाइल्ड। थेफ्ट में टू एनी अदर पर्सन नहीं है, एक्सटॉर्शन में है। अब यहाँ पर ये सब किया, इंस्टेंट हर्ट किया, हु इज देयर प्रेजेंट, वो वहां पर प्रेजेंट था, और वही तो वो कह रहे हैं ना कि उसकी प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो गया है। आपको एग्जाम्पल्स ही सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गया है। देखो अब, ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग, ए जो है वो जेड से प्रॉपर्टी ऑब्टेन करता है दैट तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग के हाथों में है, और हम उसकी डेथ कॉज कर देंगे अगर तुम हमें 10,000 रुपए नहीं दोगे। दिस इज एक्सटॉर्शन। और अब ये क्या नहीं है, ये रॉबरी नहीं है, कब तक, अनलेस जेड इज पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, क्योंकि एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता, पर एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बन जाता है जब इंस्टेंट फियर हो जाता है। अब बताओ, अब मुझे दोबारा बताओ, मैं आपको बहुत इरिटेट कर रही हूँ कि दोबारा दोबारा कमेंट करके बताओ, पर अब मुझे बताओ, अब बात समझ में आई? अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कब थेफ्ट रॉबरी होगा, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी होगा, कब सिर्फ थेफ्ट होगा, कब सिर्फ एक्सटॉर्शन होगा। प्लीज नाउ टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स, हरी अप, बताओ मुझे। हम्म, चलिए गुड। इसके फर्दर सब क्लॉजेस पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery is committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may extended to 14 years. तो यहाँ पर वो रॉबरी की पनिशमेंट देता है, सिंपल पनिशमेंट फॉर रॉबरी, राइट। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट में आपको पहले ही बता देती हूं, यहां पर वो पनिशमेंट दे रहा है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी की,
तो आपको ये पता होना चाहिए, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी की पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 7 years प्लस फाइन, और रिगरस को तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और ये क्लॉज तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये बिफोर सनसेट और सनराइज के बारे में भी बात कर रहे हैं। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी भी आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। क्लॉज 6 जो है वो बात करता है रॉबरी, committing and attempting to commit robbery voluntarily causes hurt such person and other person jointly concerned in the committing or attempting to commit such रॉबरी शेल। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो है रॉबरी किया है या आपने अटेम्प्ट किया है, वॉलंटरली आपने कॉज किया है किसी को हर्ट, तो आपकी सजा जो है वो इतनी हो जाएगी, तो आपकी सजा जो है वो इतनी हो जाएगी। I hope things are clear. Now coming to the again very important section 310 dacoity, 310 dacoity. आइए डेकॉइटी पे ध्यान से पढ़िएगा। विन 5 और मोर पर्सन, तो आप प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो ये याद रख लो, जहां 5 या 5 से ज्यादा लोग कंजॉइंटली कमिट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं टू कमिट अ रॉबरी, कमिट करते हैं या क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं रॉबरी। और अब आप जो है इसको मार्क कर लो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वेयर दी होल नंबर, फाइव और मोर पर्सन, एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वेयर दी होल नंबर। इसका क्या मतलब है, होल नंबर का क्या मतलब है, देखो जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग कंजॉइंटली कमिट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी करने का, या जहां पर होल नंबर ऑफ पर्सन कंजॉइंटली कमिट या अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी करने का, ठीक है, एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग द कमीशन और अटेम्प्ट, पर्सन एड कर रहा है, प्रेजेंट है, कमीशन ऑफ अटेम्प्ट, अमाउंट टू 5 और मोर, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग इज सेट टू कमिट डिकॉइटी। मेरे को आपको इसमें एक छोटी सी बात बतानी है, और वो आपको ये बात बतानी है कि वो आपको यहाँ पर एक बेहद इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट करते हैं तो अब वो जो है वो डिकॉइटी हो जाता है, बट वो आपको कह रहा है जहां पर होल नंबर जो है वो भी हो सकता है, मतलब वो आपको ये, वो यहाँ पे आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं कि लेट सपोज कि अंदर तो 3 ही लोग गए हैं, अंदर तो 3 ही लोग गए हैं पर 2 लोग बाहर खड़े हैं, तो 2 लोग कुछ और काम कर रहे हैं, या बस उनको पता सब कुछ है, वो उनके टीम के मेंबर हैं, तो भी ये होल नंबर कहलाएगा। तो इट शुड बी 5 और मोर पर्सन। तो अगर 3 लोग अंदर गए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि टोटल में मिला के वो 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, टोटल में मिला के वो 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, अंदर चाहे कितने ही लोग गए हो, बट उनके लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, अंदर बेशक ही ना गए हो। समझ में आ गई बात, तो वो होल नंबर होना चाहिए। और जो जो उसको क्या करेंगे, कमिट करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे या एड करेंगे, इसको आप प्रीलिम्स के लिए कर लो, कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग, कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग, कोई भी कमिट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है या एड कर रहा है, एनी पर्सन कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग, तो वो जो है क्या माना जाएगा, डिकॉइटी माना जाएगा। अब देखो इसका क्लॉज 2 बड़ा सिंपल है, इसका क्लॉज 2 जो है वह डिकॉइटी की पनिशमेंट के बारे में बात करें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 years एंड लाइबल टू फाइन। आगे आ जाओ, क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे नहीं पता कि आज तक ये कितने ही एग्जाम्स में आ चुका है, इट इज डेकॉइटी विद मर्डर, इट इज डेकॉइटी विद मर्डर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रीलिम्स में कई जगह आता है, इट इज डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी विद मर्डर। देखिए, इफ एनी
one of 5 or more persons conjointly committing dacoity commits murder. अब वो करते समय, dacoity करते समय murder कर देते हैं, it is dacoity with murder. ठीक है, तो every one of those persons, उनको सजा मिलेगी या तो punishable with death या imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years and shall also be liable to fine. And shall also be liable to fine. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. आगे आ जाओ. आगे जो है वो क्लॉज 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डेकॉइटी. प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डेकॉइटी ये भी पनिशेबल है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन. रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन. अब वो आगे आपको बताते हैं असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी. इकट्ठे हो रहे हो डेकॉइटी करने के लिए, तो आपको सजा मिलेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट 7 साल की एंड शैल बी लाइबल टू फाइन. इकट्ठे हो रहे हैं आप, असेंबल हो रहे हैं. और अब आता है कि इफ यू आर बिलोंगिंग टू द गैंग ऑफ डेकॉइट्स, अगर आप बिलोंग करते हैं गैंग ऑफ डेकॉइट्स से, जो कि हैबिचुअली डिकॉइटी कमिट करने के लिए फेमस है, तो यू विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मेक्स टू 10 years एंड शैल बी लाइबल टू फाइन. प्लीज मुझे बताओ यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बताइए. एवरीवन क्लियर? फिर हम आगे आएंगे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो हम आगे आएंगे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कोई शक सवाल बताइए. कोई शक सवाल है तो बताइए. प्लीज. क्लियर? गुड. चलिए, मंडे से तो हम लोग मिल ही रहे हैं, तो आई होप यू ऑल आर हैप्पी इनफ. चलिए, ये वो वाले आप पढ़ेंगे. अब आप आ जाओ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया है 314 में. 314 इज टॉकिंग अबाउट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि कब आप प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली यूज कर लेते हैं, आपकी है नहीं बट आप डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए वो आपको क्या कहता है. whoever dishonestly misappropriates या कन्वर्ट्स, कोई डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है टू हिज ओन यूज, अपने यूज के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी. प्लीज आप इसके एलिमेंट्स को समझ लें और याद कर लें. ठीक है, तो इसका एलिमेंट ये है कि कोई भी ऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट करता है अपने यूज के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो पनिशेबल माना जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months एंड विच में एक्सटेंड्स टू 2 years विद फाइन. तो हम कहेंगे उसे कि उसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है. तो अब मैं आपसे जो है ये जानना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का एक्टस रियस और मेंस रिया क्या होगा. इसका एक्टस रियस और मेंस रिया क्या होगा, मुझे बताओ. हरी अप, टेल मी.
बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मेंजरिया और इसका एक्टस रियस क्या होगा। हरी अप। कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, हरी अप, टेल मी। एक्टस रियस होगा यूज फॉर हिज ओन पर्पस, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन। मेंजरिया होगा डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स। और बताओ, अभी भी देख लो, बहुत समय है, सही सही बताओ। जल्दी देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात को समझिए, इसका मेंस रिया तो आप सबको समझ में आ रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्योंकि वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, तो दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ठीक है। और इसका एक्टस रियस क्या होगा? इसका एक्टस रियस होगा कन्वर्ट करना या मिसअप्रोप्रिएट करना अपने यूज के लिए, कन्वर्ट करना या मिस अप्रोप्रिएट करना फॉर ओन यूज। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, अब आप इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़िए। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन से जो है वो समझ में आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल ठीक लिखा अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, और आयुषी ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। अंकिता मेंजरिया इज डिसऑन नॉट कन्वर्ट्स, अंकिता मेंजरिया होगा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यू कैन से। चलिए, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन। एक प्रॉपर्टी को जेड के पोजेशन से ले जाता है इन गुड फेथ, मार्क कर लो, गुड फेथ, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। जब वो जेड के पोजेशन से प्रॉपर्टी लेके जाता है तो उसको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसी की है, तो यहां तक तो वो किसी चीज के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि वो तो गुड फेथ में कर रहा है जो कर रहा है, तो हेयर इट इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। पर अब उसको पता चल गया कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ठीक है ना, अब वो उसको डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट कर रहा है अपने यूज के लिए, तो वर्ब 314 में लाइबल होगा। मैं आपको जो है मैं आपको जो है इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसकी एक बड़ी छोटी सी बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ना लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए, बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो आप अपना ब्लैक कलर का अम्ब्रेला ले गए। अब आपने ऑब्वियसली अपना अम्ब्रेला बाहर रख दिया, तो जब आप वापस पढ़ कर गए तो वहां पर बहुत सारे कलर्स के बहुत सारे ब्लैक कलर के अम्ब्रेला रखे थे। समहाउ वो सब सिमिलर ही लग रहे थे, तो आप पता नहीं लगा पाए और आप अम्ब्रेला को अपना समझकर ले गए। तो यहां तक आपसे कोई गलती नहीं हुई है, यहां तक आपसे कोई गलती नहीं हुई है। पर अब क्या हुआ कि आपको पता चला कि आपने जब घर पे उसको आराम से बैठ के देखा कि अरे ये तो मेरा अम्ब्रेला नहीं है, मेरे अम्ब्रेला पे तो मेरा जो है कुछ साइन बना हुआ था, या मेरा अम्ब्रेला तो इस कंपनी का था। और अब क्या हुआ कि आपने पता लगने के बाद भी ये कोशिश नहीं की कि आप लाइब्रेरी वापस जाओ और आप लाइब्रेरियन को जाके बोलो कि ये अम्ब्रेला मैं आपके पास रख देता हूँ, जिसका भी आप उससे पूछ लेना, और पूछ लेना कि मेरा अम्ब्रेला वापस कर दें। या आपने ये फिगर आउट करने की कोशिश ही नहीं की कि क्या आपका अम्ब्रेला वहीं पे है, कोई लेकर गया नहीं लेकर गया। You started using it for your own purpose, so now you are liable for criminal misappropriation of property. Now you are liable for criminal misappropriation of property, right? आगे आओ, देखो, A being on friendly terms with Z, ध्यान से पढ़ो,
A being on friendly terms with Z goes into Z's library in Z's absence. A जो है वो फ्रेंडली टर्म्स में Z के साथ Z की लाइब्रेरी में जाता है, Z के साथ नहीं, उसके एब्सेंस में, और ले जाता है बुक को बिना उसकी कंसेंट के, ले जाता है बुक को बिना उसकी कंसेंट के, इस इंप्रेशन में कि दोस्त है मेरा, उसने मुझे कंसेंट दे दी है, तो अब वो रीडिंग के लिए लेके गया, तो उसने थेफ्ट नहीं किया, बट अब बाद में उसने क्या किया, उस बुक को बेच दिया. ही सेल्स द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट. उसने उस बुक को अब अपने बेनिफिट के लिए बेच दिया, तो अब यहां पर वो गिल्टी है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए. यहां पर वो गिल्टी है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए. आगे आओ. ए और बी जो है वो जॉइंट ओनर्स हैं एक हॉर्स के. ए जो है वो हॉर्स को बी के पोजेशन से ले जाता है यूज करने के पर्पस से, तो अब ए का भी राइट है उसे यूज करने का, और वो उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर रहा, पर अब ए सेल कर देता है बिना बी की परमिशन के, और जो पैसे आए हैं उनको अपने लिए यूज करता है, तो कहीं ना कहीं हियर इट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. तो वो आपको कहता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. वो आपको कहता है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन चाहे एक बारी के लिए ही क्यों ना किया गया हो, ठीक है, तो भी वो मिसअप्रोप्रिएशन ही कहलाएगा. आप अपनी कॉपी में एक बात को लिख लीजिए, दैट टेम्परेरी कन्वर्जन, प्लीज राइट डाउन विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन 1. Please write down with respect to explanation 1. Please write down that temporary conversion to one's own use, temporary conversion to one's own use is also criminal misappropriation. अगर आपने टेम्परेरीली भी क्या किया है, किसी भी चीज को अपने लिए यूज के लिए ले लिया है, तो वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन माना जाएगा. जैसे कि आपने किसी की रिंग आपको सड़क पे मिली, उस पे उसका नाम भी लिखा हुआ था, आपने वो रिंग ले लिया, आपने पता नहीं लगाया, और आपने उसको सेल कर दिया, और फिर जो भी पैसे आए वो आपने अपने लिए यूज कर लिए. लेटर ऑन आपने ना वापस जाके वो अंगूठी खरीद लिया और उसको वापस कर दी, चाहे आपने कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो अपने लिए यूज किया हो, तब भी वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहलाएगा. तो जब भी कभी आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको फिगर आउट करना है कि आप उसका रियल ओनर का पता लगाएं. अगर आप उसके रियल ओनर का पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं कि भाई आपने कोशिश की पर आपको मिला नहीं, तो एक अलग चीज है. पर आपने कोशिश ही नहीं की, देन यू विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चीजें क्लियर हैं. मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चीजें क्लियर हैं. फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ चीजें क्लियर हैं. जल्दी बताइए. हरी अप. चलिए, आप इसका इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं. ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड. ए को एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिला जो कि जेड से बिलोंग करता है. बियरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट है, ठीक है,
ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड, ए को पता है कि वो जेड से बिलोंग करता है, अब वो उसको प्लेज कर देता है किसी बैंकर को एज ए सिक्योरिटी फॉर अ लोन, और उसको जमा कराकर वो लोन लेने लगता है, वो लोन के लिए अप्लाई कर देता है, इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड, और सोचता है कि बाद में दे दूंगा। तो चाहे एक बार आपने उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया है, देन यू विल बी लाइबल अंडर दिस सेक्शन, तो आप इस सेक्शन के अंडर लाइबल हैं। अब आप आ जाइए एक्सप्लेनेशन 2 पे। प्लीज कम टू एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 हमें क्या कहती है? अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन and take such property for the purpose of protecting it or for restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense। कहते हैं कि एक पर्सन को एक प्रॉपर्टी मिली जो कि क्या था, उसको मिली जो कि किसी और पर्सन के पोजेशन में होनी चाहिए थी, अब उसने उस प्रॉपर्टी को ले लिया प्रोटेक्ट करने के पर्पस से, रिस्टोर करने के पर्पस से कि वो खराब ना हो जाए, उसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही वो उसको मिसअप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, तो वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होंगे। ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इन दिस सेक्शन। पर वो कब गिल्टी हो जाएंगे? अगर अब वो उसको अपने लिए यूज कर ले, और जो है वेयर ही नोज और हैज मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर और बिफोर ही हैज यूज्ड रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर इट। क्या तो उसको पता चल गया कौन ओनर है, उसको नहीं लौटा रहा है, या आपने ओनर को ढूंढने की रीजनेबल कोशिश ही नहीं की, and give notice to the owner and has kept the property at a reasonable time to enable the owner to claim it। देखो वो आपको क्या कह रहा है, वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है वो स्विमिंग करने के लिए गया, वहां पे और भी पर्सन स्विमिंग करने के लिए आए हुए थे, उधर एक पर्सन की रिंग जो है वो पानी में गिर गई, आपको पानी में से अंगूठी मिली, आपने कोशिश ही नहीं की ढूंढने की, या आपने ढूंढने की कोशिश की पर अब आपने जो है उसको अपने पास रख लिया कि चलो सीसीटीवी में देखूंगा, सब कुछ करूंगा, तो आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए गिल्टी नहीं है। बट अब आपको पता चल गया है या आपको ऐसा कुछ भी पता है और तब अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लायबल हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनेबल मीन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनेबल टाइम? तो व्हाट इज रीजनेबल मीन्स एंड व्हाट इज रीजनेबल टाइम बेटा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब वो आपको यहाँ पे दे रहा है कि रीजनेबल मीन्स या रीजनेबल टाइम जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज द ओनर ऑफ इट। इट इज सफिशिएंट एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड। अब देखो मैं आपको ना इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वो आपको क्या बताना चाहता है, वो आपको ना इस एक्सप्लेनेशन 2 में बड़ी सारी बातें बता रहे हैं। आपको एक प्रॉपर्टी मिली, आपने उसको लिया कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, उसको रिस्टोर कर दूंगा किसी जिसकी अब वो ओनर है, तो आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो आप लाइबल नहीं है। पर अब आपको पता चल गया या आपने जो है आपको पता लगाना चाहिए था, आपको एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है कि आप पता लगाओ, पर अगर आप पता नहीं लगा पाए हो तो एक अलग चीज है, पर अगर आपको पता लग गया है फिर भी आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, देन यू आर लाइबल। अब वो आपको कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइंडर जिसको प्रॉपर्टी मिली है उसको पता हो कि ओनर कौन होगा, या ओनर उसको मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या पता ना मिले कि ओनर कौन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि बस उसको जो है एक रीजनेबल एफर्ट करना चाहिए कि मैं ओनर को ढूंढ पाऊं, मैं ढूंढ सकूं। अगर आपको मिला और आपने रख लिया, आपने कोई रीजनेबल एफर्ट ही नहीं दिखाए, तो फिर तो ये गलत बात है ना, फिर तो ये गलत बात है। बस वो यही कह रहा है। अब देखो इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। A finds rupee on high road, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Here A has not committed offense defined in this section. A को रुपी मिले हाई रोड पे, उसको नहीं पता था किसके हैं, उसने उठा लिया। He has not committed। अब देखो यहाँ पर ना ये इलस्ट्रेशन जो है वो पूरी नहीं है। अभी तक उसको क्या हुआ है, उसको पैसे मिले और अभी उसने उसको मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया है, तो जब तक मिसअप्रोप्रिएट नहीं किया है तो ही इज नॉट लाइबल। मिले, क्या पता वो ओनर को ढूंढता, तो अभी इलस्ट्रेशन पूरी नहीं है, इसीलिए वो इधर लाइबल नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर लाइबल नहीं है। मिलते नहीं ढूंढता, अप्रोप्रिएट कर लेता तो लाइबल हो जाते। अब देखो
ए को एक लेटर मिला रोड पे, वो बैंक नोट था, उससे पता चल रहा था कि नोट किसको बिलोंग करता है, तब भी उस पर्सन ने उसको अपने लिए यूज कर लिया, तो अब वो यहाँ पर लाइबल है। कि उसको पता चल गया था कि ये किसका है, उससे डायरेक्शन पता चल रही थी, वो बैंक में जाके पता कर सकता था, फिर भी उसने अपने लिए यूज कर लिया, तो ही लाइबल फॉर दिस। आओ आगे। ए फाइंड्स अ चेक पेबल टू बियरर, ए को एक चेक मिला जो कि बियरर को पेबल था। ये सब अभी जब आपको मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि ये सब चीजें क्या है। देखिए, he can form no conjecture as to the person who has lost the check, ठीक है, but the name of the person who has drawn the check appears, उस पे दिख रहा था। A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A appropriates the check without attempting to discover the owner. उसको चेक मिला, उस पे एक पर्सन का नाम लिखा हुआ था, वो चाहता तो उस पर्सन से पूछ सकता था, बैंक में जाके पता लगा सकता था कि ये पर्सन से पता कर ले कि ये जिसने ये चेक डाला है ये कौन है, पर उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने लिए यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर वो गिल्टी है। देखो, ए ने देखा कि जेड का पर्स गिर गया है, उसमें पैसे हैं, उसने उसको पिक कर लिया, उसकी इंटेंशन थी उसको रिस्टोर करने की, पर बाद में उसने जो है ना उसको अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लिया, तो उसने इसमें ऑफेंस किया। ही डिड ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। देखो, ए को एक पर्स मिला, पता नहीं किसका था, उसने उसको डिस्कवर किया कि वो जेड को क्या कहते हैं, इट बिलोंग्स टू जेड, पता होने के बाद भी उसने अपने लिए यूज कर लिया, डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। देखो, ए को एक रिंग मिली, उसको नहीं पता था किसकी है, इमीडिएटली उसने सेंड कर दी, इमीडिएटली सेल कर दी बिना ओनर को ढूंढे, तो वो इसके लिए लाइबल है, तो वो इधर इसके लिए लाइबल है। समझ में आई बात? अब देखो, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय अ डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब ये बहुत जरूरी है। आप ये वो वाली सारी घटनाएं हैं, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी और मरे हुए लोगों के ऊपर से ज्वेलरी और ये सब निकाल लिया, उनका पैसा निकाल लिया, तो आपने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है, आपने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया उन लोगों के प्रॉपर्टी का जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, देखो, जहां पर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी डिसीज पर्सन के पोजेशन में है, एंड एट द टाइम ऑफ दैट पर्सनस डिसीज हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन। जो पर्सन, ठीक है, तो क्या कहते हैं, जिसके पोजेशन में वो होनी चाहिए थी लीगली, उसके में नहीं है, और आपने जो है वो ले लिया, शेल बी पनिश्ड विद ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और अगर यही काम जो है कौन करता है, कोई क्लर्क या सर्वेंट करता है, तो पनिशमेंट बढ़ जाती है, वो 7 साल की हो जाती है। मतलब कि आजकल देखा ना, बूढ़े माँ बाप जो है घर में रह रहे हैं, सर्वेंट जो है वो रहता है, अब वो मर गए हैं, लेट सपोज कि फादर मर गए हैं और सर्वेंट प्रॉपर्टी लेके भाग गए, तो पनिशमेंट बढ़ जाती है, 7 साल की हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिषेक, सिंपल सी बात है, कुछ मिले तो वापस दे दो, अपने पास मत रखो। समझ में आई बात? बड़ी सिंपल सी बात है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैम टाइम वेस्ट मत करो, बस फटाफट फटाफट आगे बढ़ो। ठीक है, चलो, सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब आप देख लीजिए, Z dies in possession of furniture and money. His servant A, before the money comes into the possession of any person entitled, dishonestly misappropriate. एक Z जो है वो मर गया फर्नीचर और मनी के साथ, उसका सर्वेंट A जो है वो सब लेके भाग गया, तो वो इस सेक्शन में लाइबल होगा। बताओ भाई, मुझे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर हम आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर हम आएंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फटाफट कमेंट में बताओ मुझे, हरी अप। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। फटाफट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? चलिए, अब आते हैं हमारे 316, आज का लास्ट सेक्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो अब आप जो है, अच्छा ठीक है, मैं इससे पहले ना जो है आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। देखो,
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ना, वो एक ऐसी चीज है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो एक ऐसी चीज है जहां पर ना एंट्रस्टमेंट होता है। आप एक बार इसको रीड करो, whoever being in any manner entrusted with property, जहां पर प्रॉपर्टी को entrust किया जा रहा है, with any dominion over property, ठीक है, dishonestly misappropriate or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust willfully suffers any other so do commits criminal breach of trust। बहुत बातें जो है उन्होंने इसमें बता दी हैं। सिंपल सी एक बात है कि जब प्रॉपर्टी का एंट्रस्टमेंट हुआ हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आपने क्या पढ़ा, जब आपने पढ़ा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, जब आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन पढ़ा तो आपने वहां पर क्या पढ़ा? वहां पर आपने पढ़ा कि हो रहा है क्या, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है पर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का। पर यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, ये डिफरेंस आप लिख लीजिए। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में हमेशा प्रॉपर्टी मूवेबल होती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती हैं। और आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमेशा प्रूव करना है कि प्रॉपर्टी का इंट्रस्टमेंट हुआ है। ये कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रस्टमेंट हुआ है और कोई एलिमेंट इसका जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन 1 और 2 आप छोड़ सकते हो, 1 और 2 आप छोड़ सकते हो। आप इसकी एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ो, फिर मैं आपको इसकी कहानियां समझाऊंगी और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिसे आप कल घर से पढ़कर आएंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पर पहले आप इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो। ए जो है वो एक एग्जीक्यूटर है विल का, किसी डिसीज्ड पर्सन की। ए जो है वो एग्जीक्यूटर है डिसीज पर्सन की विल का। डिसऑनेस्टली डिसोबेज द लॉ, डिसऑनेस्टली लॉ को डिसोबे कर देता है और लॉ उसको डायरेक्ट करता है कि वो स्टेट को डिवाइड करे अकॉर्डिंग टू दी विल। भाई एग्जीक्यूटर हो तुम विल के, तुमको किसी वजह से ही जो है वो चीज दी गई है, अब तुमने क्या किया, आपने उसको अपने लिए यूज कर लिया, क्या पता आपने आधी प्रॉपर्टी अपने नाम दिखा दी हो, ठीक है। तो यहां पर आपने कर दिया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि ऑफिशियली आपको डोमिनियन ऑफ द प्रॉपर्टी दी गई, इंटरेस्ट किया गया कि तुमको इस लायक समझा गया, ट्रस्ट है, ठीक है ना। फॉर्मल ट्रस्ट भी हो सकता है, इनफॉर्मल ट्रस्ट भी हो सकता है, पर आपको इंटरेस्टमेंट तो कर दिया ना भाई, विल दे दी और क्या देंगे, ठीक है। अब देखो ए जो है वो एक वेयर हाउस कीपर है, जेड जो है वो जर्नी पे जा रहा है और जेड जो है उसको अपना फर्नीचर देके गया कि भाई मैं तो घूमने निकला हूं, तुम जो है मेरी प्रॉपर्टी को संभाल के रखना अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट। अब देखो उसमें लिखा था ना कि कोई आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई आपका जो है एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, वहां पे लिखा है ना ये शब्द। अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे शब्द लिखे हैं, देख लीजिए। देखो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड है, कोई ऐसा मोड है, ठीक है ना। तो अब देखो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि एक वेयर हाउस कीपर है, ठीक है, जेड जो है वो जर्नी पे जा रहा है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जब वो वापस आ जाएगा तो वो फर्नीचर उसको वापस कर देगा और स्टिपुलेटेड सम जो है वेयर हाउस रूम में रखने का जो भी होता है वो पैसा उसको दे देगा। अब यहाँ पर वेयर हाउस कीपर क्या करता है, उसके गुड्स को सेल कर देता है। तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया ना बेटा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों कर दिया, क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई इतना पैसा मैं तुमको दूंगा, इतने दिन के लिए तुम रखो अपने पास, जब वापस आऊंगा तो जो है रख लेना, पैसा मेरा सामान दे देना और पैसा ले लेना। अब देखो आगे जो है वो क्या कह रहा है, ए इज रिजाइडिंग इन कोलकाता इज एजेंट फॉर जेड। ए जो है वो कोलकाता में रहता है और वो एजेंट है जेड के लिए जो कि दिल्ली में रहता है। एक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ए और जेड के बीच में कि जो भी सम जो है वो आएगा, ठीक है, वो ए जो है इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू जेड्स डायरेक्शन वो इन्वेस्ट कर देगा।
जेड का जो है 1 लाख रुपए ए के पास आया और विद डायरेक्शंस टू ए इन्वेस्ट द सेम इन दी कंपनीज पेपर। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने वो लगाने की बजाय ओबे डिसऑनेस्टली ओबे कर दिया डायरेक्शन को और उसने अपने बिजनेस में लगा लिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। सब कुछ पेपर पे था, एजेंसी अपने आप में ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कहा कि मैं तुझे बताऊंगा, तुम मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो। अब उसने अपने बिजनेस में लगा लिया तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। देखो अब कहते हैं इफ ए इन इलस्ट्रेशन सी नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ, ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में अगर वो गुड फेथ में बिलीव करता है कि इससे जेड का एडवांटेज हो जाएगा और जेड के डायरेक्शन से अगेंस्ट जाके वो किसी ऐसी जगह लगा देता है। देखो वर्ड देखना बेटा, गुड फेथ। उसको लग रहा है कि अरे मेरा ओनर तो पागल है, मेरा जो बॉस है ना वो तो पागल है, उसको नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो गुड फेथ में लगा देता है कि मेरे मालिक का पैसा बढ़ जाएगा। तो अब जो है वो दूसरे कंपनी के शेयर ले लेता है, तो जेड को जो है वो लॉस हो जाता है। तो जेड चाहे तो सिविल एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट, बट अब यहाँ पर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा वो डिसऑनेस्टली एक्ट नहीं कर रहा था, वो तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था। जेड के पास पूरी पावर है कि वो उसके अगेंस्ट सिविल एक्शन ले सकता है कि तू मुझे जो लॉस हुआ है वो मुझे दे, ठीक है ना। पर वो अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आओ आगे देखो, ई कहता है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर है जिसको इंटरेस्ट किया गया पब्लिक मनी, और उसको लॉ ने डायरेक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न है कि वो सर्टेन ट्रेजरी में देगा ऑल दी पब्लिक मनी जो भी उसके पास है। अब वो पैसा उसने दिया नहीं, उसने अपने लिए यूज कर लिया, तो यहाँ पे इंटरेस्टमेंट ही था, कहीं ना कहीं कोई अग्रीमेंट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना। अब अगर आप उसको लेके भाग गए तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपने जो है वो उसको गलत किया है। अब आप इसको आगे देख लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिर आप उसका आंसर जो है मुझे देंगे। देखो, कोई भी अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसको सजा मिलेगी 5 साल, फाइन और बोथ। कोई भी अगर जिसको इंटरेस्ट किया गया है एज ए कैरियर, वॉरफिंगर, वेयर हाउस कीपर, अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसको मिलेगी 7 साल की सजा, फाइन एंड ये। कोई क्लर्क और सर्वेंट अगर ऐसा काम कर देता है जिसको आप देके गए थे और फिर वो जो है उसको बेच वेच देता है तो उनको मिलेगा 7 years, फाइन, बोथ। और कोई पब्लिक सर्वेंट कर देता है ये काम, कोई मर्चेंट है, बैंकर है, ब्रोकर है, अटॉर्नी है, अगर वो ऐसा कर देता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 years एंड फाइन। बताओ, अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई? फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और आपको उस एग्जाम्पल का मुझे बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। पहले तो मुझे बताओ क्लियर है, पहले तो मुझे बताओ क्लियर है यहां तक, फिर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग। जल्दी बताइए। हम्म क्लियर। चलिए, आप मुझे एक चीज बताइए कि हालांकि ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम लोग आप कहोगे कि मैम इंटरेस्टमेंट हुआ है, पर फिर भी आप एग्जाम्पल सुन लो। एक लेडी जो है वो ट्रेन में दिल्ली से पटना जा रही है। वन लेडी इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना इन ट्रेन। एक लेडी जो है वो ट्रेन में दिल्ली से पटना जा रही है और उसके पास टिकट है दिल्ली से पटना का। ठीक है, एक लेडी जो है उसको दिल्ली से पटना जाना है और उसके पास टिकट है दिल्ली से पटना की। उसके बिल्कुल नियर बाय बेटा एक आदमी बैठा है ए, जो कि बड़ा परेशान है और उसे बिना जाना तो पटना ही है दिल्ली से, उसे जाना तो दिल्ली से पटना ही है,
पर उसके पास टिकट है दिल्ली से प्रयागराज का। समझ रहे हो मेरी बात को? एक लेडी है, उसके पास टिकट है दिल्ली से पटना की, उसे दिल्ली से पटना जाना है, उसके पास वही टिकट है। उसके साथ में एक आदमी बैठा है जो कि जिसको जाना तो पटना ही है, पर उसके पास टिकट है दिल्ली टू प्रयागराज की। पर अब जो लेडी है ना वो एजुकेटेड नहीं है, और अब वो लेडी ए को कहती है कि एक बार जरा देखना कि ये पटना तक की टिकट है या नहीं है, कि ये पटना तक की टिकट है या नहीं है। तो अब ए क्या करता है कि अपनी प्रयागराज की टिकट जो है वो लेडी को दे देता है और उसकी टिकट अपने जेब में रख लेता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगा? थेफ्ट क्या होगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? प्लीज हरी अप, टेल मी। नहीं अभिषेक, बिल्कुल भी नहीं। देखो आप मेरी बात को समझो कि यहाँ पर जो है वो थेफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, चीटिंग भी नहीं होगा, वो तो हमने चलो पढ़ा ही नहीं, एक्सटॉर्शन तो है ही नहीं क्योंकि फियर ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होगा। बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं जब वो लेडी ने, यहाँ पर जब वो लेडी ने उसको देखने के लिए दिया तो उस लेडी के पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, उस लेडी के पास अभी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। उसने आपको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट नहीं की है। एंट्रस्टमेंट मतलब होता है कि आपको पोजेशन देने के लिए नहीं दिया है, कोई एक्सप्रेस इम्प्लाइड लीगल कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह का कुछ नहीं है, उसने आपको देखने के लिए दिया है। अब यू फाइंड दैट, ऐसा जरूरी थोड़ा ना, फाइंड का मतलब है कि वो आपको गिरी हुई मिले ही, सिर्फ उसने आपको चेक करने के लिए दी और आपने चेक करने की बजाय उसको अपने पॉकेट में डाल लिया, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया अपने यूज के लिए। प्लीज सी दी एलिमेंट्स। तो यहां पर इट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, ना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पर एंट्रस्टमेंट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ पोजेशन के लिए नहीं दी गई है। जब लेडी ने आपको टिकट देखने के लिए दी तो शी रिटेन्ड दी पोजेशन। वेरी गुड आयुषी। अभिषेक बात समझ में आई? कोई बात नहीं, रोने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो, अब जैसे कि कंडक्टर है, कंडक्टर से आप टिकट लेते हो और उसको पैसे देते हो, कंडक्टर जो है वो लेके भाग जाए सारा पैसा और वो ना दे, तो वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, यू नीड टू अबाइड बाय दी लॉज। हम्म, चलिए आज के लिए इतना काफी है। हम लोग कल शुरू करेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ, नॉट कल, कल तो सैटरडे है, मंडे शुरू करेंगे हम स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ ऑफलाइन सेंटर में, हमारी नई बिल्डिंग में, जहां तक ऐसा मुझे पता चला है। तो हम वहां मिलेंगे, मैंने भी नहीं देखा है, तो हम देखते हैं कि हमारी नई बिल्डिंग कैसी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चीजें क्लियर हैं, सब खुश हैं? क्या हम आज की क्लास को खत्म कर सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि अब लग आप लोग सिंसियरली जो है चीजों को रिवाइज कर लो, सिंसियरली चीजों को रिवाइज कर लो प्लीज। ठीक है, डन। तो हम अब मिलते हैं फिर मंडे को। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टडी हार्ड। ओके, टेक केयर, बाय बाय।